सेट का क्वेश्चन पेपर। तो कल के क्लास में, कल मॉर्निंग में भी क्लास होगी, पहले ही आपको सूचना दे देते हैं। और सुबह में जो है 6 बजे से 7 बजे के बीच क्लास होगी और उसमें मैथ पेपर लेकर के आएंगे। तो अभी हम लोग सेट के पूरे 90 प्रश्नों को आज के क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। और सुबह के क्लास में मैथ पेपर देखेंगे, तो इसलिए जल्दी से जुड़िए आप लोग लाइव क्लास में, पूरा क्लास देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, यहाँ से पहला प्रश्न है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? ऑप्शन में दिया है सोना, सोडियम, कैल्शियम, तांबा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सी धातु है जो नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? तो ऐसा धातु कौन सा है? सोडियम। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 में CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो इसको अग्निशामक क्या होता है? आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या गुण है जो इसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, यह ऑक्सीजन से हल्का है। फिर दिया है, यह ईंधन के तापमान को बढ़ाता है। यह ऑक्सीजन से भारी है। सिलेंडर से निकलने पर यह मात्रा में सिकुड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह क्या होता है? ऑक्सीजन से भारी होता है, ठीक है। तो ये नीचे चला जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन ऊपर आता है और आग को बुझाने का काम करता है। तो इसका तीसरा विकल्प जो है सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। जो भी बच्चे आज के क्लास में जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए सही उत्तर क्या होगा इसका? लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बिल्कुल सही है, डी सही होगा, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में है, निम्नलिखित में कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में दिया है सेल्यूलोज, ग्लूकोज, नायलॉन और स्टार्च। बताइए इसमें कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? चलिए काफ़ी सारे आंसर्स आ चुके हैं। सही आंसर होगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज जो है ये बहुलक का उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास है। श्रव्य मतलब होता है सुनना। तो मानव का जो कान है वो कितना से कितना के बीच की ध्वनि के जो है सुन सकता है? चलिए क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। कितना तक के सुन सकता है मानव? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक को। तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इसके बीच का जो ध्वनि होता है तो इसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में है, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए काफ़ी कम संख्या में आप लोगों ने लाइक किया है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आप लोगों को दिखाना ही चाहिए। लाइक कर दीजिए और उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो जंग का रासायनिक सूत्र है, याद रखना है आपको, Fe3O4। क्या हो जाएगा? Fe3O4। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न करते हैं, तड़ित तूफान के समय
छाता लेकर चलना चाहिए, खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए। तो अगर त्वरित या तूफान हो तो उस समय क्या करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? क्या हो जाएगा? छाता लेकर चलना चाहिए, ये भी गलत है। खुले स्थान पर खड़ा होना, ये भी गलत है। ऊंचे स्थान पर, ये तो और गलत है। किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए अगर यात्रा में हो तो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है अवरक्त किरण, माइक्रोवेव, परावैंगनी, एक्सरे। तो सभी को याद है ओजोन परत जो होता है वो परावैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? परावैंगनी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि द्रव घर्षण बढ़ जाए, द्रव घर्षण कम हो जाए, इससे द्रव घर्षण नहीं बदलता। इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य आपको लग रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्रव घर्षण कम हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से डिजाइन बनाया जाता है कि द्रव घर्षण कम हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को डैश कहा जाता है? हाँ, सुबह में जो है मैथ पेपर होगा, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं सुबह के लाइव क्लास में, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं आज के क्लास में, बहुत अच्छा है। और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। सही आंसर इसका क्या है? मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, जिसने ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर डैश बल लगाता है? उत्तरी ध्रुव पर कौन सा बल लगाएगा? तो यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव तो दोनों तो सेम हो गया। ठीक है, तो सजातीय यहाँ पे हो गया। तो सजातीय में क्या होता है बताइए? क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था प्रश्न? किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर डैश बल, तो यहाँ प्रतिकर्षण हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव। अगर अलग अलग ध्रुव रहता तो आकर्षण होता, सेम हो गया तो प्रतिकर्षण, यानी बी होगा। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग डैश बना रहता है? कितना देर तक बना रहता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग डैश बना रहता है। तो सही उत्तर क्या है? कितना देर तक ये बना रहता है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1/16 सेकंड तक ये बना रहता है। डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चलिए, काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन एक होगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? क्वेश्चन नंबर 104। कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? ऑप्शन में मिथाइल ऑरेंज, लाल लिटमस पेपर, फिनेप्थलीन, नीला लिटमस पेपर। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिनेप्थलीन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है, मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है?
बताइए, मोम अगर पिघलता है तो कोई नया पदार्थ बनता है क्या, है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो सकता है इसका, भौतिक परिवर्तन, है ना, क्योंकि मोम पिघलने से कोई नया पदार्थ बनेगा नहीं, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है। टीन लोहे से ज़्यादा क्रियाशील होता है, टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टीन और लोहा दोनों बराबर क्रियाशील होते हैं, उपरोक्त तीनों सही है, तो क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगला प्रश्न करते हैं, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है, हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है। जो भी स्टूडेंट बिहार से जुड़े हैं या राजस्थान से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनएमएस का जो सिलेबस होता है सभी राज्यों का सेम होता है। अगर आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं तो क्लास को देखिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना है कि ये बिहार का है, कि ये झारखंड का है या हरियाणा का है, सभी को देखना है, ठीक है, सभी को समझना है, देखना है, क्योंकि सभी राज्यों के लिए एनएमएस का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, KJ/kg, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा। चलिए, क्या इसको बड़ा करके दिखाएं या इस तरह से रहने दें, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट में लिखिएगा। इंग्लिश वाला को साइड कर देते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है आज के क्लास में तो, ठीक है। अगर कोई होंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो बड़ा करके दिखाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था, तो सही उत्तर क्या है इसका बताइए, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचानक प्रतिक्रिया होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के दहन को बोलते हैं विस्फोट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, विस्फोट। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सही कौन सा है वो बताना है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, ठीक है। सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये तो गलत है। पारा सबसे हल्की है, ये भी गलत है। जिंक, कॉपर, सल्फेट विलयन से कॉपर, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? ब्रेल लिपि जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वैसे व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि से पढ़ना आसान होता है, तो उसमें कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? चलिए इसका क्या हो जाएगा, ब्रेल लिपि में याद रखना आपको 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए? चलिए इसका क्या हो जाएगा, 49 में इन्हीं अंकों वाली, इन्हीं अंकों का क्या मतलब है, 4 और इसमें 9 है तो 4 9 ही होना चाहिए, है ना। तो कौन सा संख्या इसमें जोड़ेंगे कि 11 से विभाज्य हो जाए? तो पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए। अगर हम 49 में 94 को जोड़ते हैं तो 9 4 13, एक बच गया, 9 4 13 14, 143, ठीक है। और 143 11 से कट जाएगा, है ना, 11 से विभाज्य 143, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कार्बनीकरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण बोलते हैं, ठीक है। जो मृत वनस्पति जो कोयला में बदलता है, तो इस प्रक्रिया का नाम है कार्बनीकरण। सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 में 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 36 में 18 व्यक्ति, तो 36 में 18 यानी कि मतलब आधा व्यक्ति जो है आपको पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसका पाई चार्ट बनाना है। तो आधा के लिए क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त सेक्टर, क्योंकि आधा व्यक्ति के लिए हमें दर्शाना, तो अर्धवृत्त बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? अगर वन को काटा जाए तो इसमें से कौन सा परिवर्तन जो है संभव नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होगी अगर वन को काटा जाए तो, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ये भी संभव है, उपजाऊ मिट्टी का मरुस्थल में बदलना ये भी संभव है, लेकिन मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि ये नहीं होगा ना, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए सही आंसर क्या है याद रखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना क्या था, कुमार गुप्त ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? देखिए सवाल को पहेली की तरह से पूछा है ना, तो आपको भी आंसर देना है। मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो ये महाशय कौन है बताइए, ये महाशय है केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? डीजल कार के प्रयोग से तो प्रदूषण ही बढ़ता है
है ना। पेट्रोल कार के प्रयोग, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। वाहनों में सीएनजी किट के द्वारा, है ना, सीएनजी का अगर प्रयोग किया जाए तो इससे प्रदूषण कम होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ये काफी बड़ा सही प्रश्न है, पढ़ लेते हैं पहले। कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कार्बन की खेती के बारे में, वह खेती जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर साफ करने के बाद फसल उगाई जाती है जब तक कि वह अनुपजाऊ न हो जाए, तो ये तो गलत है। मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है, जैव विविधता को बढ़ाती है। ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, इसका अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं। देखिए अनुपात में जब भी दिया रहे तो इसको x लगा के मान लीजिएगा। तो यहाँ पे अनुपात में दिया है तो एक हो गया, पहला संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या क्या मानेंगे 5x, और दूसरा हो गया, दूसरा क्या होगा 2x, और दोनों का अंतर दे रखा है 66। तो ये हो गया 5x माइनस 2x, अब बराबर क्या है 66। 5x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 3x बराबर 66। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 22, 22 या 66 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x का मान 22। अब यहाँ पे पहला क्या माने थे 5x, तो 5 गुना 22 यानी 22 पंचा हो जाएगा 110, और दूसरा 2x है तो 22 दूनी 44। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दीवान ए विराजत विभाग संबंधित था। मध्यकालीन भारत में दीवान ए विराजत विभाग किससे संबंधित था? चलिए जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं क्लास में तो वीडियो को लाइक करते जाइए और उसके बाद आंसर दीजिएगा। पूरा 90 प्रश्न होगा सेट का, और मॉर्निंग में भी क्लास होगी तो उसमें मैथ के सभी 90 प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा क्लास देखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है कमेंट में लिखिए। राजस्व, इसको क्या बोला जाता था, राजस्व। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी। वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था कौन होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा 20, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उचित विकल्प चुनिए। यहाँ जो चित्र दिया है इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो यहाँ पे देखिए स्पर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये ओवेन है, ठीक है, अंडाशय, और यहाँ पे देखिए युग्मनज बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे निषेचन हो रहा है और यहाँ पे युग्मनज बना है, तो निषेचन और युग्मनज, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, निषेचन और युग्मनज। मैथ का क्लास, मैथ का भी इसी में है, 90 प्रश्न होगी तो इसमें बीच बीच में आपको मैथ का भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सेट पेपर में 20 प्रश्न जो है गणित से पूछे जाते हैं, जो आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा। 20 प्रश्न गणित के भी होंगे। दिए गए सूक्ष्मजीव और उन समूह का नाम बताइए जिससे यह संबंधित है। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, वह जो है कौन सा सूक्ष्मजीव है और वह किस समूह में आता है? चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए क्या होगा। तो ये क्या है, कवक है ना, राइजोपस कवक, ये हो जाएगा राइजोपस कवक, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर छिड़का जाए तो घर्षण क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? चलिए लाइक्स की संख्या थोड़ी सी कम है, 100 आप लोग पूरा कर सकते हैं अगर आप लोग
जो नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए आज के क्लास में। तो कैरम बोर्ड पर आप लोग पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो घर्षण को कम करने के लिए। किस लिए छिड़कते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। देखिए अगला है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा? देखिए ये तो गणित का ही प्रश्न है ना। एक बच्चे अभी कमेंट में लिख रहे थे सर गणित का क्लास नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए। तो सभी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसका तो फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल निकालने का। अब इसमें मान लेते हैं कि इसका भुजा 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ये होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। अब इसका भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना अगर करेंगे तो 1 का डबल करते हैं 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तब कितना हो जाएगा? √3/4 तब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इधर भी 3/4 है, इधर भी 3/4 है, ये तो कट जाएगा √3/4 √3/4। तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 4, तो कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, लघु मतलब छोटा, है ना। तो सौर परिवार में जो सूर्य का परिवार है तो उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन है बताइए? बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है, बी ऑप्शन सही है। 128 समझ में नहीं आया तो इसका क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। 128 में देखिए एक बार फिर से इसको दोबारा बता देते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कहता है सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा? तो समबाहु त्रिभुज, यहाँ भुजा तो दिया नहीं है तो मानना ही पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमें यहाँ पे तो दिया नहीं है तो मान लेते हैं भुजा 1 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे सोल्व। फिर क्या कर रहा है, अगला स्टेप क्या है कि भुजा को दुगुना कर रहा है। तो फिर से हो गया √3/4। अब भुजा को दुगुना कर रहा है तो 1 लिए थे इस बार, यहाँ पे 1 जरूरी नहीं कि 1 ही ले, यहाँ पे कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 ले लिए सुविधा के लिए। फिर इसका डबल करता है तो डबल करेगा तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो इसको काट दीजिए, दोनों सेम ही है तो बचा कितना? इधर 1 इस साइड 4। तो इधर 1 था इधर 4 हो गया तो कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल अगर भुजा को डबल किया जाए तो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डैश फर्श की टाइलें रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है। तो इसमें से कौन सा होगा जो आग का प्रतिरोध करता है? चलिए कौन सा हो जाएगा जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आग का प्रतिरोध इसमें से कौन करता है। तो याद रखना है मेलामाइन। क्या हो जाएगा? मेलामाइन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। √-1 इंटू √-1 का मान होगा। चलिए इसका मान निकालिए। बीच बीच में आपको गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 का वर्गमूल तो सबको पता है 1 ही होगा। अब माइनस लगा हो तो माइनस लगा के रखते हैं। अब बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह है, इंटू मतलब गुना। फिर यहाँ -1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। चूंकि इसमें भी माइनस है तो माइनस लगा के रखते हैं। अब इसको गुना कीजिए, 1 को गुना करने पर 1 ही होगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। तो हो गया +1। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। चलिए लाइक्स की संख्या थोड़ा सा कम है 100 पूर्ण में, तो जो भी नहीं किए हैं
तो लाइक कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। सेम ही पेपर होता है सभी राज्यों में, बस यहाँ डिजिट का जो है अंतर होता है, बाकी पैटर्न तो सभी राज्यों का सेम ही होता है ना, कोई अंतर नहीं होता है। तो आप देखिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, क्लास को पूरा देखिए, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्लास देखने से। चलिए, इसका मान होगा तो ये तो सीधा सीधा गुना है, तो इसको गुना कर लीजिए, है ना। देखिए, इसको अगर 1 से गुना किया जाए तो उतना ही होगा ना, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे बस क्या होगा कि दशमलव आगे पीछे होगा ना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक इसमें है, तो ये दशमलव जो यहाँ लगाएंगे हम, तो ये देखिए गुना करके तो इतना ही आना है, क्योंकि 1 से गुना हो रहा है, तो 51 यानी 517 ही आएगा। एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा। तो किस ऑप्शन में है आपको? चौथा ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया गया चित्र विकल्पों में दिए गए किस सिद्धांत को उचित रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से चित्र दिया गया है, यहाँ पे छिद्र है इसमें और इससे पानी नीचे निकल रहा है, तो ये क्या बता रहा है ना, ये हमको बताना है। तो देखिए, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, गलत है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब, ये भी गलत है। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, ये तीसरा वाला जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए a एक अंक है, तो 31a प्लस 1a3 बराबर 501 में a का मान क्या होगा? देखिए, 31a लिखा है, इधर लिखा है 1a3, इसको जोड़ के कितना हो रहा है? 501। तो यहाँ पे पूछता है a की जगह क्या होगा, तो a की जगह क्या होगा, है ना। इसका पीडीएफ ऐप पे, हाँ इसका पीडीएफ ऐप पे ज़रूर मिल जाएगा, ऐप में इसको डाल देंगे। तो जो भी बच्चे कोर्स लिए हुए हैं सागर कोचिंग सेंटर ऐप में, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो कोर्स लिए हो तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक जगह हम क्या रखेंगे कि यहाँ पे एक आएगा जोड़ के, तो यहाँ पे अगर हम 8 रखते हैं तो 8 3 11 का 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 बच गया, यहाँ पे 0 चाहिए, तो अगर यहाँ पे फिर 1 की जगह 8 लिए तो यहाँ भी 1 की जगह 8 लेना पड़ेगा। तो 8 1 9, एक हासिल बचा था 10, तो हो जाएगा, है ना। तो यानी ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न लेते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? घर्षण से ऊष्मा, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये सही है। माचिस की तीली के खुरदरे सिरे पर रगड़ने वो जल उठती है, सही है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाना, जार गर्म हो जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी क्रियाकलाप जो है सही है, तो सब सही है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, गणित का प्रश्न है ये। चलिए 100 लाइक्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग एक्टिव रहते हैं, क्लास देखते हैं और लाइक की भी करते हैं। बिहार का फॉर्म, देखिए बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है, तो सभी नेता लोग, अफसर लोग इलेक्शन में बिजी, इस कारण से फॉर्म नहीं आ रहा है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो आपका फॉर्म जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, ये तो 100% है कि फॉर्म आएगा, है ना। तो आप लोग तैयारी पे फोकस कीजिए, ठीक है। फॉर्म तो आना ही है और आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। चलिए इसको बनाइएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, एक में 3 में से 1 गया 2, बट्टा हो जाएगा 3, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद इसका क्या निकालना है? घन। घन का मतलब पावर में 3, तो 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का घन हो गया 27, तो 8 बट्टा 27 यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। कहाँ तक लेना है? दशांश स्थान तक। चलिए, तो दशांश स्थान तक पूछता है, तो दशांश कहते किसको, पहले इसको समझिए। देखिए, दशमलव के बाद पहला जो अंक है उसको कहते हैं दशांश, दूसरे अंक को कहते हैं शतांश, और तीसरा जो होता है उसको सहस्त्रांश। तो यहाँ पे दशांश तक का ही हमको मान लेना है। ठीक है, तो इधर हो गया 13 यहाँ जो दशांश पे 5 है, तो बाकी को छोड़ने के लिए नियम क्या होता है दशमलव वाला में, कि यहाँ पे हमको 5 तक ही लेना है। तो उसके बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो उसमें से एक ले लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 5 के बाद 7 है, तो 5 से ज़्यादा है तो एक इसमें से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 13.6। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्स वाई जेड के गुणक है। एक्स वाई जेड के गुणक है। बिहार में फॉर्मूलेट क्यों आता है? ये तो अच्छा है ना, फॉर्मूलेट आता है तो ये आपके लिए फ़ायदा है, जितना लेट आता है उतना फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आपको तैयारी का ज़्यादा अवसर मिलता है। जैसे आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो गया, तो वो तो पहले ही एग्ज़ाम दे दिया, अभी तो उतना सिलेबस भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कम समय मिला उसको तैयारी के लिए। लेकिन आप उल्टा सोचते हैं, अगर आपका फॉर्म लेट से आता है तो आपको अधिक समय मिलता है। अगर मान लीजिए अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होता है तो उतना समय तो मिलेगा आपको। तो ये तो अच्छा है कि फॉर्म लेट आता है ना, फॉर्म लेट आना ये अच्छा चीज़ है। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो फॉर्म आने के बाद जो है एग्ज़ाम के बाद तुरंत तो रिजल्ट आता नहीं है, 4 महीना लगता है रिजल्ट आने में। ठीक है, और उसके बाद जब अप्लाई शुरू होता है एनएसपी पोर्टल पे पास करने वाला स्टूडेंट का, तो सभी का अप्लाई जो है एक ही साथ शुरू होता है सभी राज्यों का। तो ऐसा थोड़ा है कि किसी राज्य में एग्ज़ाम हो गया तो उसको पहले मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप सबको साथ ही मिलता है, एग्ज़ाम बस कहीं पर पहले होता है कहीं पर बाद में होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसे सोचिए। 137 का फिर से 137 पाइए भैया। हाँ, तो फॉर्म लेट आना ये आपके लिए अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो इस पर जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तैयारी पे फोकस करना है। दशांश, देखिए दशांश क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो दशमलव के बाद पहला अंक होता है इसको बोलते हैं दशांश। इसको क्या बोलते हैं? दशांश। दूसरा अंक को बोलते हैं शतांश। दूसरा को क्या बोलिएगा? शतांश। और तीसरा जो होता है उसको सहस्त्रांश बोलते हैं। और यहाँ पे कहता है कि दशांश स्थान तक का सही मान हमको यहीं तक लेना है, दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है। ठीक है, बाकी इसको छोड़ना है। तो इसको छोड़ने का नियम होता है, कुछ नियम होता है ना, वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका नियम ये होता है कि अगर जहाँ तक हमको लेना है इसके बाद जिसको छोड़ना है तो उसमें अगर 5 या 5 से ज़्यादा वाला अंक हो तो उसमें से एक ले करके तब छोड़ना है। अगर यहाँ पर 5 से कम रहेगा तो डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हैं, तब एक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 5 के बाद अगला अंक जिसको हमको छोड़ना है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें से एक दे देंगे, इसमें बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि दशांश तक ही हमको लेना है। तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा। 132 का फिर से इतना पीछे, 134 132 इसको भी बताना पड़ेगा, बताइए। अरे ये गुना है, दशमलव वाला गुना नहीं आता है, एनएमएस कैसे पास करेगा बताओ। 51.7 इसको 1 से गुना करना है ना, तो 1 से गुना करेगा तो उतने न होगा 51.7। लेकिन इसमें दशमलव भी तो है। दशमलव का क्या रोल होता है, एक अंक इसमें है एक अंक इसमें दशमलव के बाद, तो यहाँ पे दशमलव नहीं, दाहिने तरफ से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया 5.17। तो 4 ऑप्शन सही होगा। चलिए 132 फिर से हो चुका है, 134 तक हो गया था, आगे बढ़िए।
35 हो गया था, 36 हो गया, 37 भी हो गया, 38 पे थे। एक्स वाई जेड के गुणक, एक्स वाई जेड के गुणक कौन होगा? तो इसमें तो सभी हो जाएगा, है ना, उपरोक्त सभी। एडमिट कार्ड कब तक आएगा? यूपी के जो भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, तो यूपी में एनएमएस का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी के जो बच्चे हैं एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं, तो आपका 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप लोग भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में अभी नहीं आया है, टाइम लगेगा। चलिए, इसका क्या है? प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। बताइए, प्रबलता जो है कंपन के किससे निर्धारित होता है? राजस्थान में आने वाला है, जैसे आएगा वीडियो बना करके जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आयाम। किससे निर्धारित किया जाता है? उसके आयाम से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण हो सकता है? अगर नियमित बहुभुज हो तो सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण क्या हो सकता है? चलिए, इसका क्या हो जाएगा? सिक्सटी डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 60 डिग्री। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। टेडपोल को वयस्क मेढक बनने में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। क्या होना चाहिए पानी में? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश का पेपर कल होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो कल आपका पेपर है, ठीक है। 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर को पेपर होना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट 2 नवंबर को आपको पेपर है। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकाले तो जल्दी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, है ना। 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में पेपर है। और एक चीज़ और, जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम के बाद आप क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेजिएगा। व्हाट्सअप नंबर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, 140 का फिर से। तो इसमें क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। आयोडीन दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है नियमित बहुभुज के, कोई बहुभुज जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, तो इसका आंतरिक कोण, है ना, संभावित आंतरिक कोण कितना हो सकता है? कम से कम कितना हो सकता है? तो इसमें सबसे कम तो 60 डिग्री है, तो इससे इससे कम थोड़ा ना होगा। जो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर चुनना है, तो कम से कम 60 डिग्री का तो हो ही सकता है ना। जैसे ये संभावित त्रिभुज है, तो इसका तीनों कोण 60-60 हो सकता है ना, तीनों मिला के 180, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री इसको आंसर की है। इससे छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो यही दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है। यहाँ पे आयोडीन होता। अगला देखिए, उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है? कल मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच क्लास होगा, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका? उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। इसको क्या बोलते हैं? परिवृत्त बोलते हैं। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। यूपी के एडमिट कार्ड आ चुका है। जो भी बच्चे यूपी से हैं, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वीडियो बना चुके हैं कैसे डाउनलोड करना है। चलिए, इसका क्या होगा?
देखिए यहाँ पे 100 पर पावर है 0, तो किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 20 पे पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। 5 पे पावर 0 तो उसका मान 1। ये कितना हो गया जोड़ के? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 7 केजी आलू की कीमत 42 रुपये है, तो 96 रुपये में कितने केजी आलू आएंगे? चलिए इसका क्या हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। 7 केजी आलू का जो है 42 रुपया है, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा तब? 42/7, 7×6 = 42, 6 रुपया। तो कहता है 96 रुपया में कितने आलू आएंगे? तो 1 केजी का 6 रुपया है, तो 96 रुपया में तो 6 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 16×6 = 96 ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी का पेपर 9 नवंबर को है, एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज प्रिज्म का आधार होता है। प्रिज्म का आधार कैसा होता है? तो प्रिज्म का आधार वृत्त भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी आकृति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही होगा। 144 का फिर से 7 केजी आलू का कीमत है 42 रुपया। 7 केजी खरीदते हैं तो 42 रुपया। 1 केजी खरीदेंगे तो कितना लगेगा? तो 1 केजी में दाम कम लगेगा, तो 7 से भाग दे दीजिए, तो 7×6 = 42, तो 6 रुपया हुआ 1 किलो का। आपके पास है 96 रुपया, तो कितना खरीद के लाइएगा? तो 96 बटे कितना हो जाएगा? 6, तो 16 मरतबा कटेगा, 16×6 = 96, 16 केजी खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एकांश के पास दो रुपये के सिक्के, एक 5 रुपये का सिक्का और 2 10 रुपये के सिक्के हैं। एकांश के को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना चाहिए ताकि अधिकतम राशि अधिकतम हो? क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना होगा। एकांश के पास 2 रुपये के सिक्के, एक 5 रुपये का सिक्का और 2 10 रुपये के सिक्के हैं। एकांश को किस संयोजन में सिक्कों का चयन करना है ताकि राशि अधिकतम हो, मतलब ज़्यादा पैसा हो, है ना। तो इसको कैसे चयन करेगा? चौथा ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 2 5 रुपया, 1 10 रुपया, ज़्यादा नहीं होगा। 3 10 रुपया और 1 5 रुपये का सिक्का। यहाँ पे 10 रुपये का कितना सिक्का है? 2 10 रुपया का सिक्का है ना, 2 10 रुपये का। यहाँ पे कहता है 3 10 रुपये का सिक्का, तो ये तो होगा नहीं। 4 2 रुपया, ये तो 2 रुपया वाला तो कम में हो जाएगा। 2 10 रुपये का सिक्का है तो उसको चयन कर लेगा, और 1 5 रुपये का सिक्का। तो चौथा ऑप्शन इसमें सबसे सटीक है, सबसे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy हो? क्या पूछ रहा है? घनाभ का आयतन। 142 का फिर से 42 का फिर से बता दिए थे। चलिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए आयतन पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा है, तो इसको बस गुना करना है। तो ये हो गया 8 तिया 24, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x³ और y भी है क्या? y³। तो किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है, तो कितनी शीट का वजन 2500 ग्राम हो?
एक मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है तो कितनी शीट का वजन 2500 ग्राम होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 12 शीट का वजन है 40 ग्राम, तो पहले एक शीट का निकालिए तो कितना हो जाएगा 40/12। और चूँकि यहाँ पे 2500 ग्राम है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कितनी सीट का। तो यहाँ पे हम इसको दो तरीका, या तो पहले भाग दे के और फिर 2500 में भाग देंगे, या डायरेक्ट 2500 में हम इस संख्या से भाग देते हैं, या भाग नहीं दे करके डायरेक्ट भाग देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2500। भाग को कैसे बनाते हैं, गुना में बदल के, 40/12 है तो ये हो जाएगा 12/40। ये 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 12। अब बच गया 250 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 750। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है राहुल जी, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, लाइव क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आपको कोर्स लिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको व्हाट्सएप नंबर पता होगा है ना, तो उस पर आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, क्लास के बाद उस पर मैसेज कीजिएगा। 148 का फिर से अभी तो बताए तुरंत। देखिए यहाँ पे कहता है 12 सीट का वजन है 40 ग्राम, तो एगो सीट का कितना होगा, तो 40/12 है ना। यहाँ पे भाग दे देते हैं है ना, इसमें भाग दे के जो निकलेगा तो वो होगा एगो सीट का वजन। तो यहाँ पर कहता है 2500 ग्राम का वजन कितना सीट का होगा, तो 2500 में भाग देना है एक सीट के वजन से। तो एक सीट का वजन इतना है, तो इसको भाग दीजिए 2500। भाग कैसे बनाते हैं, भिन्न का भाग आपने बनाया होगा है ना, तो गुना में बदल के, तो इसको गुना में बदलिएगा तो ये होगा 12/40। 0 0 कटेगा, यहाँ 4 तिया 12, 250 तिया 750। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला बनाइएगा, बिंदु -5 2 करीब है, किसके करीब है, चलिए इसका क्या हो जाएगा, -5 और 2 किसके करीब होगा, तो -5 और 2 ये हो जाएगा y अक्ष के करीब। ठीक है, किसके करीब होगा, y अक्ष के करीब होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है -2/3 में क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। -2/3 में क्या घटाएं, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या घटाना, तो x ले लीजिए, x घटाते हैं तो -1 प्राप्त होता है। ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया x बराबर क्या निकलेगा -1, इधर ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 को 1 से गुना करेंगे, -3 + 2/3, तो ये आ जाएगा -1/3। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा सही है, फिर से देख लेते हैं। -2/3 में क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। -2/3 में क्या घटाएं, तो हमें नहीं पता क्या घटाएं, तो x घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो -x बराबर क्या हो गया -1, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा इस साइड, समीकरण बनाइए। -x बराबर क्या हो गया, ये 3 को 1 से गुना करेंगे, -3 प्लस हो गया 2 + 2, अब बट्टे में क्या है 3, तो ये हो जाएगा -x बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -1/3। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, बी नहीं होगा 1 होगा। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, पहला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, FIR से आप क्या समझते हैं। FIR से आप क्या समझते हैं, चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए, FIR से आप क्या समझते हैं। तो FIR का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहला ऑप्शन सही होगा। 148 फिर से, 149 फिर से, 148 फिर से, क्या था 148 में,
अरे बता दिए हैं, दोबारा नहीं बताएंगे, अब कितना बताते रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है? किस में दिया गया है? अंगुत्तर निकाय में। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? इसमें जो है कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? चलिए इसका क्या होगा, कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? तो इसमें पानी से संबंधित बीमारी कौन सा है? हैजा, दूषित जल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था? चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या बोलते थे? तो सही उत्तर होगा मंडल। क्या बोलते थे इसको? मंडल बोलते थे। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? चलिए इसका क्या हो जाएगा, बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2006 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? 2006 ईस्वी में। निम्न में कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है? इसमें कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है? तो टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उनके संबंध के अनुसार मिलान करें। या मिलाना है और उसके आधार पर उत्तर होगा। ठीक है, काफी बड़ा ये प्रश्न है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? चलिए इसका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया ये सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत किसको कहा जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत किसको बोलते थे? किसान को रैयत बोला जाता है। ठीक है, रैयत किसको बोलते हैं? किसान को। आज भी रैयत बोला जाता है किसान को। चलिए यहाँ पे मिलान करना है और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। हाथी, तो हाथी का क्या हो जाएगा? पेरियार अभयारण्य का नाम है। चीता का संरक्षण किस में होता है? दुधवा। और उसके बाद हो गया शेर का हो जाएगा गिर में, और एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? छुआछूत को समाप्त कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। कितना में? अनुच्छेद 17 में। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्खनन। इसको क्या बोलते हैं? उत्खनन। सी ऑप्शन सही होगा। टापोग्राफी का अर्थ है, टापोग्राफी का अर्थ है किसी भूमि क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, नदियों पर्वतों आदि की स्थिति, स्थलाकृति। ये पहला ऑप्शन सही होगा।
कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? तो उसका नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। उस कंपनी का क्या नाम है? यूनियन कार्बाइड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही है। भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? क्या हो जाएगा? ब्रिटिश उपनिवेशी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? इंडस शब्द भारत के किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो याद रखिए, सिंधु नदी के लिए। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निचले इलाके डैश के प्रति संवेदनशील होते हैं। निचले इलाके में क्या होता है? ज़्यादा किसका खतरा होता है? तो क्या होगा? बाढ़ आ जाता है ना, निचले इलाके में रहने वाले के लिए ज़्यादा बाढ़ का खतरा होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, बाढ़। सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है? सिख धर्म में बाल गुरु किसको कहा गया है? गुरु हरकिशन को। किसको कहा गया? गुरु हरकिशन को बाल गुरु कहा गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब रिटायर होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, डी, 65 वर्ष की आयु में। निम्न में किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है? सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? बिल्लोर पत्थर से। किससे होता है? बिल्लोर पत्थर से सिलिकॉन प्राप्त होता है। यहाँ पे मिलाने के लिए और इसके आधार पर उत्तर देना है। चलिए इसको मिलाते हैं, फिर उत्तर देखते हैं इसका क्या आता है। भू उपयोग, तो ये हो जाएगा भू उपयोग है ना, भूमि का उपयोग, भूमि उचित उत्पादन, ये हो जाएगा तीसरा से। ठीक है। धरन खड़ी मिट्टी, ये होगा कार्बनिक पदार्थ जमाव। रॉक बांध, मिट्टी के कटाव को रोकना। कृषि योग्य भूमि हो गया कृषि उपयुक्त भूमि। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है राखी गढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? राखी गढ़ी हरियाणा में किस जिला में है? तो यह है आपको हिसार जिला में। दूसरा ऑप्शन सही होगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है? वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, सही है। गतिशील वस्तु, ये भी सही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति करने से पहले दिया जाने वाला संस्कार कौन सा था? तो शिक्षा प्राप्ति से पहले जो संस्कार होता था उसको बोलते थे उपनयन। निम्न में कौन सा उद्योग द्वितीयक गतिविधि है? कौन सा उद्योग जो है द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए, पर्यटन उद्योग जो है द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आता है। कृषि जो है प्राथमिक उद्योग है। निम्न फसलों में किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इसमें ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? चाय को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड। तीसरा ऑप्शन सही होगा।
देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो बिल्कुल सी जाहिर सी बात है, कौन रखेंगे? स्वास्थ्य मंत्री। और आज का अंतिम प्रश्न है, मुक्त व्यापार की नीति भारत में लागू किया था? किसने किया था? ब्रिटेन ने। तो चौथा ऑप्शन सही है। तो सुबह में 6 बजे से, ठीक है, सुबह में 6 बजे से मैथ पेपर का क्लास लेकर के आएंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।